Hello everyone, welcome back to your Adda, JRF Adda and गुरुकुल बाय JRF अड्डा। स्वागत है आप सभी लोगों का दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे साथ में। और मेरा नाम है दोस्तों कबीर। आज के इस सेशन के अंदर हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटीज के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय संधियों के बारे में, जो कि पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए की गई थी। और आज की क्लास उन सभी स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल, हेल्पफुल रहने वाली है जो स्टूडेंट दिसंबर साइकिल 2025 की यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनका भी सपना अब की बार जेआरएफ पार जो है वो करने का है। शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि यहां पर आप लोगों को पेपर 1 की यूनिट 9 के एक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की एक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कहानी आपको पता लगने वाली है। और उसी के साथ में हम लोगों की जो पेपर 2 ज्योग्राफी है, उसके अंदर हम लोग के ज्योग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट है, उससे रिलेटेड भी कई इंफॉर्मेशन यहां से मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और बात करते हैं इंपोर्टेंट एनवायरमेंटल कन्वेंशन एंड इंपोर्टेंट ट्रीटीज के बारे में। पर उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं दिसंबर साइकिल की, अभी जो है वो ग्रेट ऑफर्स जो है वो चल रहे हैं। 20% का डायरेक्ट आप लोगों को डिस्काउंट मिल सकता है। एनरोल करा लीजिए, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट से हम लोग डील करते हैं उन सब्जेक्ट के अंदर एनरोल कराइए, चीजों को फाइंड आउट कीजिए, सर्च कीजिए एंड देन उसके बाद में आप लोग आ सकते हैं और इस डिस्काउंट को ले सकते हैं। अब सबसे पहले सवाल हम लोगों का यही होता है कि अंतरराष्ट्रीय संधि क्या होती है, या कहें तो एनवायरमेंटल ट्रीटीज क्या होती है और ये किस तरीके से जो है वो काम करती है। तो दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय संधि उस नियम को या उस कानून को हम लोग कह सकते हैं, उस बातचीत को हम लोग कह सकते हैं, जो कि इनिशियली वर्ल्ड लेवल के ऊपर डिफरेंट कंट्रीज जो है वो किसी एक मुद्दे के ऊपर बैठकर करती हो, जिसके बाद में उसका ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया जाता है। उस ड्राफ्ट को तैयार करने के बाद वो उसकी एक रिपोर्ट जो है वो बनाते हैं। उस रिपोर्ट को कंप्लीटली सभी मेंबर्स कंट्रीज के साथ में शेयर किया जाता है, उनको एग्री किया जाता है। जब वो कंट्री एग्री हो जाती है तो उसके ऊपर वो लोग सभी एक साथ में मिलकर एक पैक्ट जो होता है, एक कानून जो होता है, एक नियमावली जो होती है, उसको तैयार करते हैं। एंड तैयार करने के बाद उसको एक मसौदा दे देते हैं, जो कि संधि या फिर ट्रीटी के नाम से जानी जाती है। समझ में आया आप लोगों को कि अंतरराष्ट्रीय तौर के ऊपर जो है वो विभिन्न प्रकार के जो भी अलग अलग जो कंट्रीज है, उन सभी कंट्रीज का एक साझा समझौता होता है किसी भी प्रॉब्लम को लेकर, किसी भी सिचुएशन के अंदर। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करेंगे कि अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण ट्रीटियां कौन कौन सी हैं एनवायरनमेंट को संरक्षित करने के लिए। तो यहां पर देखिए, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से लेकर सीबीडी तक हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं, जिसके अंदर 1972 के अंदर होने वाली हम लोग की स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 है। बेसल कन्वेंशन 1989 आ जाएगा। इसी के साथ में अर्थ समिट 1992 रियो डी जेनेरियो हम लोगों के पास में आ जाएगी। यूएनएफ ट्रिपल सी 1992 हम लोगों के पास में आ जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 आ जाएगा। पेरिस एग्रीमेंट 2015 आ जाएगा। एनसीबीडी हम लोगों के पास में आ जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण एंड मेजर इंपोर्टेंट ग्लोबल ट्रीटीज हैं जो कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए साइन की गई हैं। अभी इनको एक एक करके जो है वो जान लेते हैं और एग्जाम से रिलेटेड चीजों को भी हम लोग यहाँ पर समझते हुए चलने वाले। तो सबसे पहले देखिए, सभी ट्रीटीज की रूट्स जहां से स्टार्ट होती हैं, जितने भी जो संधियां हैं जहां से इनको लिया गया है या यहां से इनको शुरू किया गया है, वो है हम लोग की स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। 1972 के अंदर स्टॉकहोम के अंदर स्वीडन में ये कॉन्फ्रेंस जो है वो रखी गई थी। पर्यावरणीय मुद्दों पर पहले प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में से एक सम्मेलन इसको कहा जाता है। मतलब इसको हम लोग सबसे फर्स्ट जो है वो ऑफिशियल और वेल रिकॉग्नाइज सम्मेलन के नाम से जानते हैं। यूनाइटेड नेशन का जो पर्यावरण कार्यक्रम है, जिसे हम लोग यूएनईपी के नाम से जानते हैं, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव पर ये क्या है भाई साहब, केंद्रित है कि भैया ह्यूमन इंटरेक्शन किस तरीके से नेचर के साथ में होते हैं, मानव किस तरीके से पर्यावरण को प्रभावित करता है और पर्यावरण उससे प्रभावित होकर किस तरीके से रिएक्ट करता है, उसके ऊपर ये कॉन्फ्रेंस आधारित थी। समझ में आया दोस्तों? अगली ट्रीटी के बारे में बात करते हैं, जो कि वैश्विक रूप से सबसे सफलतम ट्रीटियों में से एक ट्रीटी, सबसे सक्सेसफुल संधियों में से एक संधि
के नाम से जानी जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के अंदर हुआ था ये। इसके अंदर जो भी ओजोन को जो क्षयकारी पदार्थ है, जो भी ओजोन डिप्लेटिंग मटेरियल्स हैं, सब्सटेंसेस है, ओडीएस है, इनको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस करने के बारे में बात की गई थी, जिसको कि कई कंट्रीज ने जो है वो किया भी है और नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाकर किया है, और इसके जो भी अचीवमेंट्स है उनको हासिल किया है, इनके जो गोल्स बनाए थे, जो टारगेट्स है, उनको हासिल किया है। ये सबसे सफल वैश्विक पर्यावरण समझौता इसको माना जाता है। ध्यान में रखने वाली बात यही है, और सार्वभौमिक अनुसमर्थन के साथ कानूनी रूप से बाध्यकारी भी है। मतलब कि यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान देनी है एक और, कि भैया ये पूरी तरीके से लीगलाइज है, इसको लीगल किया हुआ है, कानूनी रूप से हर एक कंट्री को इसको मानना है, जो भी इस प्रोटोकॉल को साइन करती है उनको वो बाध्यकारी हो जाती है, इसके अंदर जो भी क्लोजेस है उनको मानने के लिए। ठीक है दोस्तों, अगली कॉन्फ्रेंस के बारे में जो है वो बात कर लेते हैं, अगली ट्रीटी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, वो हम लोग की बेसल कन्वेंशन, जो कि हम लोग के 1989 के अंदर हुई थी। क्या था वो भी देख लेते हैं। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ती चली जा रही है, और इसके पीछे ना सिर्फ टेम्परेचर का जो है वो बढ़ने का रीजन है, बल्कि इसके अलावा वैश्विक रूप से चीजों को खराब करना, दुनिया भर के अंदर क्लाइमेटिक कंडीशंस बिगड़ती चली जा रही हैं, दुनिया भर के अंदर पोल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है, उसके पीछे जो गार्बेज होता है हम लोग का, प्लास्टिक पॉलिथीन होती है, कचरा होता है, इसकी निर्धारित सीमा जो है वो यहाँ पर कैसी क्या रखी जानी चाहिए, उसके बारे में बात की गई थी। क्योंकि ये कचरा क्या कर रहा है, ना सिर्फ जो है वो किसी भी ड्रेनेज और सीवेज सिस्टम को चौक करता है, जैम करता है, बल्कि ये जहां भी जाता है वहां क्या करता है, गंदगी फैलाता है, जिससे पोल्यूशन होता है, और अल्टीमेटली वो एक किसी भी सिस्टम को खराब कर देता है, जिससे कि लगातार जो है वो पर्यावरण प्रदूषित होता है। ठीक है, तो इसकी आवाजाही पर जो है वो उसको नियंत्रित करने के लिए इसको साइन किया गया था। विकासशील देशों में जहरीले कचरे के ढेर को ये क्या करता है भैया, रोकता है। जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, इन डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो भी हम लोग के पॉइजनस गार्बेज जो निकलता है, उस गार्बेज को ये क्या करता है भाई साहब, ये कन्वेंशन जो हुई थी, ये वहां पर लोगों को अवेयर करती है कि भाई साहब अगर आप करोगे तो डेफिनेटली इसके नुकसान आपको होंगे, तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, ये जो नॉर्म्स एंड कंडीशंस है, जिससे कि आपको जो है वो ग्लोबल एनवायरनमेंट को ग्लोबली प्रोटेक्ट करने में हेल्प मिल सकती है। कचरे के पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित प्रबंधन को बढ़ावा देता है, कि भाई साहब आप लोगों को जो है वो 4R प्रिंसिपल जो है वो आप लोगों को अपनाने चाहिए। ठीक है, 4R प्रिंसिपल कह लो हम लोग इसको, या 3R प्रिंसिपल हम लोग इसको बोलो, वो हम लोग को अपनाने चाहिए, जिसके अंदर हम लोग बोले तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर के नाम से हम लोग उसे जानते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को करना है, जिससे कि आप गार्बेज को, कचरे को जो है वो नियंत्रित कर सकते हो, उससे आप बच सकते हो। तो ये उसको लेकर जो है वो कन्वेंशन हुई थी आपके। फिर अगले हम लोग की UNFCCC, यूनाइटेड फ्रेमवर्क ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशंस वगैरह सब इसके अंदर जो है वो आ जाती है। तो 1992 के अंदर जो है आपके हुई थी, और जलवायु परिवर्तन पर यूनाइटेड जो नेशन हम लोग का संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क ऑर्डर है, उसके अंतर्गत इसको जो है वो यहाँ पर रखा गया था, और उसको डिजाइन किया गया था अकॉर्डिंगली। जलवायु कार्रवाई पर वैश्विक सहयोग है तो फ्रेमवर्क है भैया, के दुनिया भर के अंदर जो क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो लगातार बदलती और बिगड़ती चली जा रही है, इनको किस तरीके से हम लोग को रेगुलेट करना चाहिए, किस तरीके से इसको मेंटेन करना चाहिए, किस तरीके से इसको हमें रोकना चाहिए, इसके ऊपर ये कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते की और ये क्या है भाई साहब, अग्रसर है। अभी 1997 का जब टाइम आया, तो ये 1992 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इसके बारे में बात की गई थी, इसके कुछ चीजों के बारे में अध्ययन करके इसका आउटकम जो है वो निकालने की ओर अग्रसर किया गया था इस टाइम पीरियड के ऊपर, कि भैया हमें आगे आने वाले टाइम के अंदर क्या क्या चीजों को देखना है। तो 1997 के अंदर जब क्योटो प्रोटोकॉल आता है, तो वहां पर इन चीजों को मुख्य रूप से वहां पर विभाजित कर दिया जाता है, और हर एक चीज को यहाँ पर सेग्रीगेट कर दिया जाता है फिल्टर लगाकर। अब क्योटो प्रोटोकॉल आ जाता है 1997 के अंदर। ये भी क्या है भाई साहब, कानूनी रूप से पूरी तरीके से बाध्यकारी है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन इसका हो रखा है। ठीक है, और लीगली बाइंडेड ये आपके ट्रीटी है, जो जो देशों ने साइन किया उनको इसके कानूनों को मानना ही पड़ेगा। और न्यूनीकरण लक्ष्यों वाला पहला समझौता है, कि भाई साहब आप लोगों को क्या करना है, जो भी आप ग्रीन हाउस गैसेस जो है आप लोग रिलीज कर रहे हो,
उसको आपको क्या करना है, कम करना है। जैसे आप लोगों के वो कोई भी गैस हो सकती है, इनमें से CO2 हो सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है, NOx आप लोगों के हो सकती है, सल्फर डाई आप लोगों के हो सकती है, और इसके अलावा जो जो गैसेस हैं जो कि एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही है, जो जो सभी ग्रीन हाउस गैसेस के लाइक अंदर काउंट होती है, वो सबको आपको क्या करना है, चरणबद्ध तरीके से रिड्यूस करना है। वो इसका मेन जो है वो उद्देश्य है। ठीक है, स्वच्छ विकास तंत्र जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लीन डेवलपमेंट मिशन के नाम से जानते हैं, इसके अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये भी इससे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि CDM की शुरुआत किस प्रोटोकॉल के अंदर या किस संधि के अंदर की गई थी। जैसे कई बार हम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए आईसी प्रोटोकॉल का नाम देता है, नगोया प्रोटोकॉल का नाम दे देता है। ठीक है, तो उसके अंदर आपके 4 ऑप्शन अगर आपके वहां होते हैं तो आपके करेक्ट आंसर ऑब्वियसली यही होता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्रीन हाउस गैसेस के जो भी एमिशन है, इसको रिड्यूस करने के बारे में, इसके बारे में इस कॉन्फ्रेंस को रखा गया था, इस प्रोटोकॉल को साइन करवाया गया। और यहाँ पर कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये जो हम लोग का क्योटो प्रोटोकॉल है, इसके अंदर जो है आप लोग ओजोन को डिप्लेट होने से बचाने वाले के लिए लाइक बाय मिस्टेक समझ लेते हैं, और हम लोगों का जो लाइक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसको हम लोग जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने वाला समझ लेते हैं। जबकि क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर आपके ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करने के बारे में बात की गई है, और आपके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर जो ओजोन का जो क्षरण हो रहा है, उसका जो डिप्लेशन हो रहा है, उसके बारे में, उसको रोकने के बारे में बात की गई है। अब आप देखिए, आपके लिए एक अच्छी इंफॉर्मेशन है, खुशखबरी है कि अगर आप लोग जो है वो तैयारी कर रहे हैं UGC नेट JRF एग्जाम की, और दिसंबर साइकिल 2025 टारगेट किया हुआ है आप लोगों ने, तो वन स्टॉप सॉल्यूशन आप लोगों का ऑलरेडी मौजूद है। आ जाइए, अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल के पर जाकर करिए। यहाँ पर प्रीमियम स्टूडेंट के लिए प्रीमियम बैचेस जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, जहां पर हर एक यूनिट को बाल की खाल के साथ आप लोगों के लिए प्रीमियम तरीके से समझाया जा रहा है, जिससे कि आपके लिए नेट JRF एग्जाम को निकालना चेरी ऑन द केक बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसी के अलावा आप लोगों के लिए यहाँ पर कंप्लीट PhD गाइडेंस प्रोग्राम भी जो आप लोगों के लिए यहाँ पर मौजूद है। तो भाई आप लोग जुड़ सकते हैं और यहाँ पर हर एक चीज को जो जो मौजूद है उनको फील कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अगली ग्लोबल ट्रीटी की, जो कि हम लोग के पेरिस एग्रीमेंट 2015 इसका गवाह बना था, इस एग्रीमेंट का। इसके अंदर बात की गई थी वैश्विक जो तापमान है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसके अंदर 2 डिग्री सेल्सियस से हम लोगों को क्या करना है, नीचे लाना है तापमान को। ठीक है, 2 डिग्री से आपको नीचे लाना है, और 1.5 डिग्री तक आप जितना कर पाओ उतना आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो आपको ये करना है पेरिस एग्रीमेंट के अंदर। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब ओवर इनकमिंग सोलर रेडिएशन आता है, जब सनलाइट ज्यादा पड़ती है, गर्मी ज्यादा होगी, क्लाइमेटिक कंडीशंस बिगड़ेंगी, आपके जो ग्लेशियर से मेल्ट हो जाएंगे, ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से वाटर का लेवल बढ़ेगा, जल स्तर बढ़ेगा तो ओशन का लेवल बढ़ेगा, ओशन का लेवल बढ़ेगा तो वहां पर फ्लोरा एंड फोना किंगडम जो भी मौजूद है, या वहां पर जो भी आइलैंड है, या वहां पर जो भी लाइफ है, चाहे सो आप लोग के एक्वाटिक लाइफ, जलीय जीवन हो, या कोई भी फॉर्म ऑफ लाइफ हो, उसको नुकसान होगा। ठीक है, तो उसको क्या करना है, आपको कम करना है इस एग्रीमेंट के अंतर्गत। और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, NDC पर ध्यान केंद्रित करना है कि भाई आपको, क्योंकि हर एक नेशन की, हर एक कंट्री की रिक्वायरमेंट अलग है, तो उसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चीजों को समझते हुए चलना है। जैसे भारत की बात करें तो हम लोगों का जो कोस्टल रीजन है, यहाँ पर हम लोगों को अकॉर्डिंग टू लाइक जो एग्रीमेंट है, इस पेरिस एग्रीमेंट के तहत जो है वो काम करना चाहिए। ठीक है, इसमें NDC जो है आप लोगों को इस पर ध्यान केंद्रित करते हुए काम करना है। गैर बाध्यकारी है भाई, इसके लिए आपको बाधा नहीं है कि भाई आपको अभी करना है, 4 दिन बाद करना है, 4 साल में कंप्लीट करना है, या कब करना है। और लीगली बाइंडेड भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को कि भैया अगर आप नहीं करोगे तो क्या होगा। ठीक है, लेकिन पारदर्शी रिपोर्टिंग प्रणाली के साथ ये लागू हो रखा है कि आपको जो है वो चीजों को बताना पड़ेगा वैश्विक स्तर के ऊपर कि कैसे क्या चीजें हम लोगों ने करी है और हमारा योगदान क्या रहा है। अगला बात करते हैं हम लोग CBD के बारे में, जिसे हम लोग कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी के नाम से जानते हैं, जो कि 1992 के अंदर हम लोग की हुई थी। अब देखिए, जो हम लोग की जैव विविधता है, जो हम लोगों की जैव विविधता है, इस जैव विविधता को क्या है, संरक्षित करने के लिए जो है ये आपके ट्रीटी जो है वो हो रखी है, ये कन्वेंशन हुई थी, देन उसको ट्रीटी के संधि के रूप में शामिल किया गया था। इसके 3 मुख्य लक्ष्य, 3 टारगेट इसके अंदर बनाए गए। जैव विविधता को संरक्षित करना है हम लोग का, जो भी हम लोग की एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनको हम लोगों को बचाना है, एंडेमिक स्पीशीज को बचाना है, एक्सटिंक्ट होने से, या हम लोग बोले विलुप्त होने से उनको बचाना है। ठीक है, जैव विविधता का सतत उपयोग करना है कि भाई आप लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू चीजों को समझना है कि भाई कितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, कितना आपको इस्तेमाल करना है, और आने वाले भविष्य के लिए कितना छोड़ना है, ये समझते हुए आप लोगों को करना है। तो ये लक्ष्य नंबर 2 है। और लक्ष्य नंबर 3, आनुवंशिक संसाधनों से लाभों का उचित बंटवारा आपको करना है
कि जो जो संसाधन आपके पास, जो जो रिसोर्सेज आपके पास मौजूद है, ये किस तरीके से अच्छे से यूटिलाइज हो सके, इस तरीके से आपको क्या करना है, डिवीजन करना है रिसोर्सेज का, राइट। तो ये आप लोगों के हो जाता है हमारा जो बायोलॉजिकल डायवर्सिटी है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी, सीबीडी। अब अपन देखिए बात कर लेते हैं भैया भारत का इसमें क्या रोल है इंटरनेशनल ट्रीटीज के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि व्हाट इज द रोल ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल ट्रीटी। तो भाई साहब भारत देखिए वैश्विक तौर पर एक बहुत बड़ी लाइक कंट्री है, 150 करोड़ लोग यहाँ पर रहते हैं, 2.4% जोग्राफिकल रीजन हमारे पास में कवर्ड है, और हिंद महासागर का एक बहुत बड़ा पार्ट हम लोग कवर करते हैं, इसलिए इंडियन ओशन हमारे नाम पर ही पड़ा हुआ है, और साउथ एशिया की एक बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर हम मौजूद है। तो इसके लिए भारत की इंपोर्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। और ग्लोबल ट्रीटीज की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर भारत ने लगभग हर एक ट्रीटी के ऊपर साइन किए हुए हैं सभी, जैसे यूएनएफ ट्रिपल सी की बात करें, पेरिस समझौते की बात करें, सीबीडी की बात करें, प्रोटोकॉल्स की बात करें, तो उसमें भारत ने साइन किया हुआ है। और वैश्विक प्रतिबद्धताओं के अनुरूप राष्ट्रीय कानून जैसे पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, 1986 हम लोगों ने बनाया हुआ है कि भाई हम लोग को एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारी चीजों के अंदर डिविजन्स किए हुए हैं और कानून को बाध्यकारी बनाया हुआ है, जिसके अंदर हम लोग बात करें सीओपी की बात करें, ठीक है, सीओपी और इंटरनेशनल जो मंच है उस पर जो है भारत ने सक्रिय भागीदारी जो है वो हमेशा दर्शाई है कि भाई हम भी जो है वो एग्जिस्टिंग मेंबर है, और हम भी कहीं ना कहीं जो यहाँ पर जो है वो पूरी तरीके से जो है वो शामिल है, जिसके अंदर हम लोग जो है वो तन मन और धन पूरी तरीके से लगाकर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अग्रणी देशों के अंदर खड़े रहेंगे। तो ये चीज जो है वो भारत की तरफ से हमेशा से जो है वो शानदार रही है, और भारत ने हमेशा से इसको लेकर प्रतिबद्धता दिखाई है कि एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाना है। हालांकि भारत का वैश्विक तौर पर अगर देखा जाए नंबर के अंदर, परसेंटेज के अंदर कि कितना हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के अंदर, ग्रीन हाउस इंपैक्ट के अंदर, कार्बन एमिशन के अंदर, कार्बन फुटप्रिंट के अंदर, तो भाई साहब वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा कंपैरेटिवली लार्ज कंट्री लाइक चाइना, अमेरिका, ये जो डेवलप कंट्रीज है उनके। बट स्टिल क्योंकि भारत जो है वो एक हमेशा से जो है वो एक शानदार देश रहा है, और हमारी जो है वो वसुधैव कुटुंबकम की भी हमारी जो है वो सोच रही है, तो उसी के अंतर्गत हम लोगों ने सस्टेनेबिलिटी को, भाई दुनिया तो आज बात कर रही है सस्टेनेबिलिटी की, हम तो हजारों सालों से सतत विकास को जो है वो अपनाए हुए चले आ रहे हैं, ठीक है। अब आपके लिए एक और चीज है, ये देखिए वैश्विक ट्रीटीज की हम लोगों ने बात कर ली, ग्लोबल जो संधियां हो रखी हैं, ये महत्वपूर्ण संधियां हैं, आप लोगों को इनको कवर करना है, अच्छे से समझना है, और एग्जाम के अंदर आप लोगों को इसी तरीके से ये ट्रीटीज जो है वो आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पूछी जाती है, प्रीवियस ईयर से आप लोग देख सकते हैं। अब आप देखिए आपको तैयारी करनी है, सभी चीजें एक ही जगह पर आप लोगों को चाहिए, पेपर 1 भी पेपर 2 भी, तो भैया वेट नहीं करने का है, 4 से 5 महीने का एक टाइम है, इस टाइम को यूटिलाइज करना है। सोच लिया है तो कर डालो, और करने का मन बना लिया है तो भैया आ जाओ जेआरएफ अड्डा के ऊपर जुड़ जाओ, और यहाँ पर आप अगर जुड़ोगे तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा, जो कि शायद पूरे साल नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आप लोग जो है वो पेपर 1 का डायरेक्ट अगर आप लोग यहाँ कोर्स लेते हैं 50% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, और दोनों अगर आप लोग लाइक लेते हैं पेपर 1 प्लस पेपर 2 तो आपको 25% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो ये सारी चीजें डिस्काउंट वाली है, हालांकि कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता है, कोई आपसे सारी धन दौलत जायदाद नहीं मांगी जा रही है, बट एक छोटा सा एक पार्ट जो है वो आपसे मांगा जा रहा है, जिसको देने के बाद, वो भी इसलिए क्योंकि अगर आप उसको पे करोगे तो जब आप पे करोगे तो आपको लगेगा कि भाई मेरे हार्ड अर्न मनी जो है वो मैंने लगाया है, तो अब मेरे को मेहनत करनी है, इसलिए, ठीक है। और इससे हमारा भी कहीं ना कहीं जो है एक सेल्फ मोटिवेशन हमें मिलता रहेगा। तो इसी तरीके के सेशन के साथ मिलते हैं हम लोग अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिए, और अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा एंड गुरुकुल बाय जेआरएफ अड्डा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर देंगे, कहने की जरूरत नहीं है। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।